जगदीश चंद्र बसु की नियुक्ति प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिकी के प्राध्यापक के रूप में की गई। उन दिनों भारत विदेशी दास्ता से गुजर रहा था, इसलिए किसी भी भारतीय प्रोफेसर को अंग्रेज प्रोफेसर की तुलना में 2/3 वेतन दिया जाता था। जगदीश चंद्र बसु की नियुक्ति चूँकि अस्थायी थी, इसलिए उन्हें अंग्रेज प्रोफेसरों की तुलना में आधा ही वेतन मिलता था। यह भेदभाव देखकर वे क्षुब्ध हो गए। उन्होंने कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए। उनकी बात अंग्रेजों ने नहीं मानी तो उन्होंने कहा, मैं या तो समान वेतन स्वीकार करूंगा या लूँगा ही नहीं। और उन्होंने सचमुच 30 साल तक वेतन नहीं लिया। आर्थिक तंगी के कारण उन्हें घर का सारा सामान तक बेचना पड़ा। काम पर आने के लिए वे पत्नी सहित नाव खेकर हुगली नदी पार करते। पत्नी उन्हें छोड़कर नाव खेकर वापस जाती और शाम को उन्हें लेने के लिए लौटकर भी आती। इन सारी कठिनाइयों के बावजूद वे अपने निश्चय पर अडिग रहे। उनके साहस को देखकर अंग्रेजों को हार माननी पड़ी और उन्हें अंग्रेजों के बराबर वेतन देना स्वीकार किया गया। अपने दृढ़ निश्चय के दम पर वे भेदभावपूर्ण अंग्रेजी नीति को बदलवा कर ही संतुष्ट हुए। नमस्कार मित्रों, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम सब एक ऐसे महान व्यक्तित्व को याद करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं जिनका नाम सुनते ही हमारे मन में साहस, बलिदान और देशभक्ति की भावनाएं उमड़ पड़ती हैं। उनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। कृष्णा, काम बहुत बाकी है। देखो रोगियों की कितनी लंबी लाइन लगी है। इन सबको दवा देने के लिए हमें दवा की आवश्यकता पड़ेगी और हमारे पास अभी दवा की कमी है। ऐसा करना, तुम अपने मजदूर साथियों को ले आना ताकि आज रात हम दवा बना सकें। बहुत सारी भस्मों का निर्माण करना है जिसके लिए समय एवं श्रम दोनों की ज़रूरत है। इसके अलावा ज्वर, सर्दी, खांसी, अम्लपित्त, दस्त आदि बीमारियों के लिए भी चूर्ण बनाना है। ध्यान रहे, थोड़ी लापरवाही से भी रोगियों का नुकसान हो सकता है। वैद्य लेखराम कृष्णा से ये सब बातें कह रहे थे। कृष्णा धोती, गाढ़े का कुर्ता और सिर पर हरे रंग की पगड़ी धारण किए हुए था। उसको लेखराम वैद्य के औषधालय में आए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, परंतु अपनी मेहनत और लगन से उसने औषधि बनाने के सारे गुर सीख लिए थे। कृष्णा अपनी धुन का इतना पक्का था कि खाना पीना छोड़कर दवा बनाने का काम करता रहता था और दवाओं को रोगियों में वितरण का काम भी करता था। वैद्य जी का औषधालय रोहतक के बीच बाजार में स्थित था। उनका मकान अलग था। इसके अलावा औषधालय एवं आवास के अतिरिक्त एक कच्चा मकान किराए पर लिया गया था, जहां पर लेखराम एवं कृष्णा चूर्ण, भस्म आदि का निर्माण करते थे। वैद्य लेखराम रोहतक के निवासी थे और उन्होंने लाहौर के आयुर्वेदिक कॉलेज से वैद्य की उपाधि प्राप्त की थी। वे शहर के एक प्रतिष्ठित वैद्य थे। उनकी दवाएं अत्यंत प्रभावी हुआ करती थीं। वे वैद्य होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। रोगियों से ज़्यादा पैसे नहीं लेते थे और गरीब रोगियों को तो वे निःशुल्क ही औषधि भी दे दिया करते थे। उनकी दवा से रोगी शीघ्र ही ठीक हो जाते थे, इसलिए उनके औषधालय में हर समय बहुत भीड़ रहती थी। लेखराम का व्यक्तित्व आकर्षक था। वे अत्यंत धैर्यवान थे और अपना कार्य बड़ी ही ईमानदारी एवं जिम्मेदारी से करते थे। सभी रोगी लेखराम के साथ साथ कृष्णा को भी धन्यवाद देते थे, क्योंकि वह भी उतना ही संवेदनशील था। वह भी दूसरों के दुख से द्रवित हो उठता था, इसलिए कोई भी रोगी उसे भूल नहीं पाता था। कई रोगी तो केवल उससे मिलने के लिए ही आते थे। इन सारे गुणों के साथ साथ कृष्णा एक मजबूत इरादों वाला इंसान था। एक दिन जिस मकान में कृष्णा वैद्य लेखराम की औषधियाँ बनाने में सहायता करता था, उसी मोहल्ले में पुलिस की सरगर्मी देखी गई। उन दिनों भारत में अंग्रेजों का शासन था और वे सारे पुलिस वाले किसी क्रांतिकारी की तलाश में थे।
पुलिस के उस मोहल्ले में आने के उपरांत 2 दिन तक वैद्य लेखराम का दवाखाना बंद रहा और वैद्य लेखराम व किसना दोनों ही 2 दिनों तक दिखाई नहीं पड़े। यहाँ तक कि वैद्य लेखराम की पत्नी को भी नहीं पता था कि वे कहाँ गए हैं। 2 दिन बाद वे दोनों ही वापस लौट आए। दरअसल लेखराम के साथ जो किसना था वह क्रांतिकारी यशपाल थे और वे वैद्य लेखराम के साथ उस कच्चे मकान में बमों का मसाला तैयार करते थे। इस कार्य को यशपाल और लेखराम इतनी सावधानी के साथ करते थे कि किसी को भी पता नहीं चल पाता था। यशपाल एक ऐसे स्थान की तलाश कर रहे थे जो दिल्ली और लाहौर का विकल्प हो और जहां बम बनाने का कारखाना प्रारंभ किया जा सके। इस कार्य से जुड़ी हुई एक समस्या यह थी कि उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो इस खतरनाक एवं जोखिम भरे काम में सहायक और विश्वसनीय सिद्ध हो सके। यशपाल ने अपने साथी भगवती चरण के सामने अपनी समस्या रखी थी। भगवती चरण ने उनकी इस समस्या का हल खोज निकाला था। भगवती चरण ने कहा, यशपाल, रोहतक में लेखराम नाम का मेरा एक मित्र है। तुम्हारे इस कार्य के लिए वह अत्यंत उपयुक्त एवं भरोसेमंद साबित होगा। यशपाल ने कहा, क्या आपने परख लिया है कि लेखराम हमारे गोपनीय काम में अंत तक साथ दे सकेगा? भगवती चरण ने कहा, लेखराम अत्यंत भरोसेमंद एवं कर्मठ है। वह भी राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए तत्पर है। उसने मुझे कई बार अपनी इस इच्छा से अवगत कराया है। मैंने उससे कहा कि सही समय की प्रतीक्षा करो और वह समय आ गया है। अब तुम दिल्ली पहुँचो और मैं स्वयं रोहतक जाकर लेखराम को दिल्ली लाऊंगा और तुमसे परिचय कराऊंगा। यशपाल और भगवती चरण ने बम का मसाला बनाने के काम में आने वाली सामग्री थोड़ी थोड़ी करके अलग अलग स्थानों से खरीदी, जिससे किसी को संदेह न हो। सामग्री लेने के बाद भगवती चरण एक दिन रोहतक चले गए और वैद्य लेखराम को अपने साथ दिल्ली लेकर आ गए और दोनों का परिचय करा दिया। वहाँ पर तय हुआ कि यशपाल लेखराम के साथ नौकर बनकर रहेंगे। इस प्रकार वे किसना बनकर उनके साथ अपने कार्य को अंजाम देने लगे। दिन में वे दोनों रोगियों की सेवा करते थे और रात में राष्ट्र सेवा के लिए बम का मसाला बनाते थे। दोनों ने रोहतक के इस कारखाने में बमों का काफ़ी मसाला तैयार कर लिया था और उसे बमों में भरने के लिए अन्य केंद्रों पर भेज दिया करते थे। यह मसाला उन बमों में भी था जो वायसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन को उड़ाने के लिए रखे गए थे। एक दिन लेखराम को दिल्ली बुलाया गया। लेखराम अपने काम के प्रति लगन और निष्ठा से आज़ाद चंद्रशेखर जी की नज़रों में भी आ चुके थे। लेखराम क्रांतिकारियों के बीच प्रसिद्ध होने लगे थे, परंतु वे बाहर एक वैद्य के रूप में ही जाने जाते थे। दिल्ली में उनको मोटर चलाना सिखा दिया गया था। लेखराम का परिचय आज़ाद जी से हुआ। आज़ाद ने कहा, लेखराम, तुम्हें हम एक महत्वपूर्ण काम दे रहे हैं। हम दिल्ली के गाडोदिया स्टोर पर धावा बोलेंगे और तुमको भी हमारे साथ रहना है। इस पर लेखराम ने कहा, यह तो मेरे लिए गर्व की बात होगी। आज़ाद एवं उनके साथी मोटर में बैठ गए और लेखराम गाड़ी चला रहे थे। तब आज़ाद ने कहा, हमारे लिए व्यक्तिगत सुख दुख कभी भी महत्वपूर्ण नहीं होने चाहिए। हम लोग जिस कार्य के लिए सिर पर कफन बांधकर बढ़ चुके हैं, वहाँ अपनी क्षुद्र इच्छाओं का कोई स्थान नहीं है। हमारे सामने हमेशा हमारा लक्ष्य होना चाहिए और वह लक्ष्य है राष्ट्र को अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्त करना। उस दिन का अभियान सफल रहा और कोई पकड़ा भी नहीं गया। चंद्रशेखर आज़ाद स्वयं भी बहुत अच्छे चालक थे, पर उस दिन अच्छी कार चलाने के लिए उन्होंने लेखराम की खूब प्रशंसा की। भारत के आज़ाद हो जाने के बाद लेखराम ने कहा, आज़ाद जी द्वारा दिया गया वह कार्य मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। वह किसी भी उपासना से कम नहीं था।
उस कार्य के कारण ही मेरा जीवन धन्य हो पाया। जय हिंद, जय भारत।